अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में जो टॉपिक है मैं वो लॉन्ग रन में बताना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, उस उसकी शेप कैसी है। अब आप देखें कि क्लासिकल कहते थे न्यू क्लासिकल्स, इट्स ए ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट न्यू क्लासिकल्स। वो कहते थे कि ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इट इज ऑफ दिस शेप, यानी ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। प्राइस के चेंज होने से आउटपुट पे यानी रियल जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और इकोनॉमी हमेशा यानी लॉन्ग रन में वो इक्विलिब्रियम में जब आती है इकोनॉमी, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक शेप का होता है। अच्छा, इस ये डिस्कशन के न्यू क्लासिकल की लॉन्ग रन के बारे में क्या कहते थे और केन्जियन क्या कहते थे, ये एक और वीडियो में डिटेल से मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन इस वक़्त जो शेप केनेज़ियन जो है, ज जेमैन और केन्स जैसे कहते थे कि जी इस तरह की शेप होती है लॉन्ग रन एग्रीगेट की, उसकी रीज़न्स बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये क्यों 3 स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं। एक ये है परफेक्टली इलास्टिक पोर्शन, जी, ये वाला। उसके बाद फिर एक अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट है, और उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक। तो 3 स्टेजेस हम देख सकते हैं कि एक स्टेज ये है और एक स्टेज ये। अ, केन्स का ये ख़्याल है, केन्स का ये कहना है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज़ हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, वो हर वक़्त एक तरह नहीं रहती। इनिशियली इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं, बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और अगर इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से उनकी प्राइसेस पर या रिसोर्सेज की प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये ओरिजिनल डिमांड डी है, और और डी से डिमांड डी वन हो जाती है, तो उसकी वजह से प्राइस लेवल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अबंडेंट है, परफेक्टली इलास्टिक है। प्राइस डिमांड के इंक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अप नहीं होती। देखें, इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं हम कि जिन दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो, बहुत से लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होंगे। सो अगर फर्म्स एडिशनल लेबर्स को डिमांड करें, तो उस डिमांड की वजह से वेजेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरी वर्कर विल बी विलिंग, कहेगा ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ, आप मुझे जो भी सैलरी देंगे, जो भी वेज देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और वो सेम वेजेस पर या लोअर वेजेस पर जो प्रिवेलिंग वेज है उस पे काम करने के लिए तैयार होंगे। फर्म्स को वेजेस को इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट एडिशनल वर्कर। जी, क्योंकि अबंडेंट है लेबर, तो उस पे कोई प्रेशर नहीं होगा। हाउएवर रियल जीडीपी जो है वो ज़रूर अप होगी। वाई जो है आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। देयर इज़ नो, इस स्टेज पर इन्फ्लेशन नहीं है। ये जो परफेक्टली ये स्टेज है। फिर क्या है, अगर फर्दर डिमांड इंक्रीज़ होती है इकोनॉमी में, तो लेट्स ये एक अब D3 कर देता हूँ, इसे मैं D2 मैंने किया। अगर डिमांड फर्दर इंक्रीज़ होती है, तो अब इतने रिसोर्सेज़ नहीं है इकोनॉमी में, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज़ हो चुके हैं, तो देन इट विल पुट सम प्रेशर ऑन द प्राइसेज़ ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेज़ ऑफ द रिसोर्सेज़, उनकी प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो जाएँगी अलोंग विथ इंक्रीजिंग द जीडीपी। जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइसेस भी थोड़ी-सी अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएँगी, उन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि डिमांड है। वही अगर वर्कर वाली एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अब फर्म्स को एडिशनल लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी-सी वेजेस और देनी पड़ी हैं। हायर वेजेस पे वो लोग जो पहले काम नहीं करना चाह रहे थे या कम आवर काम करना चाह रहे थे, वो भी अब आ जाएँगे लेबर फोर्स के अंदर, और इस तरीके से प्राइसेस जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अप होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी, ये वाली जिसको Y1 कहा हुआ है, इसको YF भी कहते हैं, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि जहाँ पे इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज़ जो है वो यूज़ हो चुके हैं।
Y3 कह देता हूँ। सारे के सारे रिसोर्सेज़ जो है इस स्टेज पे यूज़ हो चुके हैं। जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल थे वो सब इस्तेमाल हो चुके हैं। अब अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो नहीं है। रिसोर्सेज़ सारे के सारे यूज़ हो चुके हैं। कोई लेबर और नहीं बचा। वो बाद में डिस्कस करेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट A2 के सिलेबस में कि फर्म्स को अब लेबर नहीं मिल रहा। अब एक ही तरीका है कि लेबर तो नहीं और आ सकता और इतने जल्दी अवेलेबल नहीं होगा, सो प्राइसेज़ जो है वो लेबर की इंक्रीज़ हो जाएँगी। अब प्राइसेज़ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद इकोनॉमी में सिर्फ़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है और फर्दर अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो सिर्फ़ प्राइसेज़ जो है उन पे प्रेशर होके ऊपर चली जाती हैं। जीडीपी जो है वो एक्चुअल जीडीपी वो नहीं इंक्रीज़ हो सकती। एक्चुअल जीडीपी उतनी ही रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये अचीव होता है। सो केन्स कह रहे थे कि इकोनॉमी में 3 जो है ना वो स्टेजेस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो शेप है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, वो इस तरह से बनती है। एक और वीडियो है उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये शिफ्ट भी होता है, इस तरह शिफ्ट भी हो सकता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जी। हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। वो एक और वीडियो में डिस्कस किया। आप अगर यूट्यूब चैनल में मैक्रो इकोनॉमी यानी मॉड्यूल 2 है ये, प्लेलिस्ट में जाएँगे, प्लेलिस्ट में आपको मॉड्यूल 2 में एएस मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं, 100 से ज़्यादा वीडियो सिर्फ़ चैप्टर नंबर 4 और 5 पर बनाई हुई हैं, वो आपको मिल जाएँगी। अगर उनको आप सीक्वेंस में बनी हुई हैं, अगर वो प्लेलिस्ट के हिसाब से चलेंगे तो वो सीक्वेंस में आपको मिलेंगी और ये उसकी 7वीं 7th या 8th के करीब जो है ना वो वीडियो होगी और इसके बाद फिर आगे और भी मिल जाएँगी। तो उसमें अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो फिर सिलेबस बिल्कुल सही-सही साथ कवर हो रहा होगा। चलें इस वीडियो में यहाँ तक ही, एक वीडियो में अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।